हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीच स्ट्रीम के फैमिली में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिक्स के बारे में, जो कि फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स होने वाला है कि सेकेंड पार्ट यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 4 तक आपका हो चुका है ऑलरेडी, जो कि पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ था। एंड बात करेंगे मैकेनिक्स के बारे में, जिसमें आप पहला जो यूनिट पढ़ने वाले हो दैट इज ए मैकेनिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो हम चलिए बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी क्या होता है। आगे चलने से पहले अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाकर बिल्कुल कवर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं या हमको समझ नहीं आया। पेपर नज़दीक आ जाएगा तो आप बोलोगे सर अब कैसे पढ़ें, टाइम ही नहीं बचा है। तो वो सब दिक्कत ना आने पाए, इसलिए आप लोग क्या करिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और सारी चीज़ें कवर अप कर लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैकेनिक्स क्या होता है बेटा, उसके बाद हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स क्या होता है इसके आगे हम चलेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स मतलब हम पढ़ेंगे इसमें डायनेमिक्स के बारे में एक प्रकार से, है ना, जो कि मूव कर रहा हो, मोशन में हो, ठीक है, मोशन में हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी, रिजिड क्या होता है बेटा, रिजिड मतलब ठोस, रिजिड मतलब होता है ठोस, रिजिड मतलब क्या होता है ठोस, बात समझिएगा। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में हम लोग देखेंगे क्या, मैकेनिक्स में हम लोग डायनेमिक्स ऑफ बॉडी देखने वाले हैं, डायनेमिक्स ऑफ बॉडी। और जो रिजिड होता है, रिजिड का मतलब एक प्रकार से आप हार्ड बोल सकते हो, हार्ड बॉडी मतलब सॉलिड। यहाँ पर बात करोगे कोई सॉलिड बॉडी होगी जिसका हम डायनेमिक्स से देखेंगे, ठीक, डायनेमिक्स से देखेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म इसके बारे में। इसमें इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम भी आएगा, भी काफ़ी चीज़ें आएंगी यार, इसमें काफ़ी चीज़ें आएंगी, जो कि आप ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़े भी हो और कुछ चीज़ें आपको नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की, जैसे पार्टिकल क्या होता है, इवेंट क्या होता है एंड ऑब्जर्वर क्या होता है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट टर्म, कुछ हेडिंग डाल देंगे, सम इम्पॉर्टेंट टर्म। सम इम्पॉर्टेंट टर्म। इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है बेटा, इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है देखेंगे। इम्पॉर्टेंट टर्म में देखेंगे जैसे टू अंडरस्टैंड द, यहाँ पर लिखेंगे टू अंडरस्टैंड द motion of a body, to understand the motion of a body in different frame of reference, हमें किसी भी बॉडी के मोशन को समझने के लिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में द टर्म लाइक पार्टिकल, यहाँ पर लिखेंगे द टर्म लाइक पार्टिकल, पार्टिकल इवेंट एंड ऑब्जर्वर एटसेट्रा frequently come across, frequently come across। बात समझिएगा, हमें किसी भी बॉडी की मोशन के लिए अलग अलग डिफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी की मोशन क्या है ये समझने के लिए हमें कुछ टर्म के बारे में पता होना चाहिए। पार्टिकल क्या है, इवेंट क्या है, ऑब्जर्वर क्या है।
अगर हम पार्टिकल के बारे में सबसे पहले समझते हैं, पार्टिकल एग्जैक्टली होता क्या है बेटा। अगर हम पार्टिकल के बारे में समझें कि पार्टिकल हमारा एग्जैक्टली होता क्या है, तो पार्टिकल जो है हमारा पार्टिकल के बारे में अगर हम पढ़ें, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल क्या होता है ना, अगर हम पार्टिकल देखें, पार्टिकल बेटा होता है ए पार्टिकल इज आइडली जस्ट ए क्वांटिटी of matter, having particularly no linear dimensions but possess only a position. The measure of this quantity of matter, being the mass of the particle. मतलब कह रहा है पार्टिकल इज आइडली जस्ट ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। पार्टिकल जो होता है एक प्रकार की किसी भी मैटर की क्वांटिटी है, हैविंग पार्टिकली नो लीनियर डायमेंशन, इसके पास कोई लीनियर डायमेंशन नहीं होता है, बट पॉसेस ओनली ए पोजीशन, सिर्फ इसकी एक पोजीशन बताई जाती है पार्टिकल की, हाँ ये किस डायरेक्शन में है, किस डायमेंशन में है, ये बताया जा सकता है, कोई लीनियरली डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। द मेजर ऑफ दिस क्वांटिटी ऑफ मैटर बीइंग द मास ऑफ द पार्टिकल, ये इस क्वांटिटी मैटर की इस क्वांटिटी को जो हम मेजर करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, उस पार्टिकल का मास कहलाता है, ठीक है। यही चीज अगर हम इवेंट की बात करें, इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, एन इवेंट स्टैंड फॉर stands for anything that occurs suddenly or instantaneously at a point in space. It thus involve both position and time of occurrence. A position and a
टाइम ऑफ ऑकरेंस, टाइम ऑफ ऑकरेंस। अब बात समझिएगा, इवेंट क्या होता है ध्यान देंगे। एन इवेंट स्टैंड फॉर एनीथिंग दैट अकर सडनली। कोई इवेंट हम उसे कहेंगे जो कि सडनली या फिर तुरंत कुछ ना कुछ हो जाए। इवेंट एट ए पॉइंट इन स्पेस, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर कुछ अगर एकाएक घटित होता है उसे हम बोलते हैं कि इवेंट है। इट दस इन्वॉल्व, इसमें दोनों इन्वॉल्व होता है, पोजीशन और टाइम ऑफ अकरेंस, दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। अब यही चीज़ हम बात करें ऑब्जर्वर की, ये सब घटना जो होता है जिसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है वो होता है हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है, वो होता है हमारा ऑब्जर्वर। तो हेडिंग डालेंगे ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या है भैया, लिखेंगे अ पर्सन आर एन इक्विपमेंट कोई पर्सन या फिर कोई इक्विपमेंट दैट कैन लोकेट, मैंने बताया ना जैसे कि दैट कैन लोकेट रिकॉर्ड या फिर मीजर एन इवेंट is called an observer। मतलब कोई पर्सन या फिर कोई इक्विपमेंट जो कि किसी इवेंट को लोकेट कर रहा हो, रिकॉर्ड कर रहा हो या फिर मीजर कर रहा हो, वो हमारा कहलाएगा ऑब्जर्वर, वो हमारा कहलाएगा ऑब्जर्वर। वो हमारा कहलाएगा ऑब्जर्वर, ठीक है। यहां पर अगली हेडिंग लगाएंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां पर लिखेंगे in which frame of reference in which the average momentum of the particle वाईफाई अगर चल रहा हो तो वाईफाई से कनेक्ट करवा दीजिएगा, बार चेक करिए ऑन है वाईफाई। in which the average momentum of the particle which makes up the substance is zero। बात समझ रहे हो, जीरो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसमें द एवरेज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल का जो एवरेज मोमेंटम होता है सब्सटेंस का वो जीरो होता है। एवरेज मोमेंटम जो होता है वो जीरो होता है, उसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अभी हम आगे इसके बारे में बहुत आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। और देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता, फ्रेम होता है बेसिकली, देख रहे हो ना, ये बेसिकली फ्रेम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जो कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताता है। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर रखा गया है, इसकी पोजीशन को बताएगा। ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। तो ये पार्टिकल मान लो p है, तो ये x y z पे कहाँ पे है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है। हालांकि ये एट रेस्ट है, अगर हमारा एट रेस्ट है तो ये मूव भी करता है, ये हमारा मूव भी करता है। देखो ध्यान से देखो, अगर ये मूव कर रहा होगा तो ये कैसे ऐसा मूव करेगा, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे यही रहा हमारा पार्टिकल, अब ये मूव कर रहा होगा, मूवमेंट में होगा तो ये मूव करेगा। मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे ना हो करके, मान लो जैसे पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो पार्टिकल मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर पहले वाले पर ही खड़ा हो, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए उसे दिखाई देगा। ये होता है बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, कोई गाड़ी अगर मूव कर रही है, देखो जैसे ये तुम हो, है ना, ये मान लो तुम हो, नहीं सर कुछ उल्टा सीधा मत छापिएगा, मान लो ये तुम खड़े हो, अरे सर ऐसा कौन खड़ा होता है, और यहाँ पे बस जा रही है, देखो ध्यान से, यहाँ पे बस जा रही है ना, यहाँ पे बस जा रही है, बस तुमको मूव करते हुए दिख रही है। मान लो ये बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है ना, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। और जब ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है तो फिर आपको तो यही दिखेगा ना कि ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। लेकिन यहीं पर एक दूसरी कार, मान लो कार है यहाँ पर, ये देखो एक दूसरी कार है, ये मान लो एक कार हुई है ना, ये कार हुई, ठीक। अब ये कार मान लो स्पीड जा रही है कितने, 30 किलोमीटर पर आवर, कार भी चल रही है, तुम खड़े हो, तुम्हारी जो स्पीड है वो 0 है, तुम्हें ये दिख रहा है कि 40 की स्पीड चल रही है, 30 की स्पीड चल रही है। लेकिन ये दोनों अगर आपस में देखा जाए तो ये दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कि ये 40 की स्पीड में जा रहा है, ये 30 की स्पीड में जा रहा है, 30 की स्पीड तो कवर कर दे रहा है, इसकी अपेक्षा एक दूसरे को ये कितनी स्पीड में दिखेगी, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई मूव करेगी। ये बस जो इसको ओवरटेक करेगी सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दिखेगी। इसी कारण देखो जैसे जब आप बाइक पे बैठे रहते हो, कोई बाइक वाला अगर ओवरटेक कर रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि बाइक बहुत धीरे चल रही है ये तो, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत तेज है ना। तो या फिर कभी आप बस में बैठे रहो, कोई बगल बस जा रही हो और दोनों बस की स्पीड सेम हो, तो आपको ऐसा लगेगा तो एट रेस्ट हूँ मैं तो मूव ही नहीं कर रहा, बैठे हैं हम लोग, है ना, जबकि उसकी मूवमेंट अलग है। तो ये बेसिकली जो डिफरेंस है
ये डिपेंड करता है कि आप देख कहाँ से रहे हो। कोई भी इवेंट किस ऑब्जर्वर है कहाँ, ऑब्जर्वर का कंडीशन क्या है, वो मूवमेंट में है, वो बैठा हुआ है, उसके अनुसार बताई जा सकती है। तो इस संसार में आप बताओगे कोई भी पार्टिकल का पोजीशन ऑब्जर्वर डिपेंड करता है। कोई सेम बस थी कि आप यहाँ खड़े थे, आपको देखिए कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, और यहां पर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, तो आपको लग रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रही है, लेकिन एक दूसरे की अपेक्षा ये सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही चल रहे हैं। ये होता है फ्रीडम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ठीक है। क्लियर है बेटा, समझ में आया? मतलब अगर कोई भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वर क्या है। अगर आपका ऑब्जर्वर एक जगह खड़ा हुआ है तो उसकी एक्चुअल स्पीड पता चलेगी जो भी वाहन आपके तरफ से गुजरेगा, बट अगर आप भी मूव कर रहे हो तो उसकी आप एक्चुअल स्पीड नहीं बता सकते। इससे ये अर्थ निकलता है कि एवरीथिंग इज रेफरेंस। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही हैं। जैसे कोई भी चीज़ें अगर हमें मूवमेंट में दिखे तो आप उसे बताओगे कि यस ये इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। जैसे आपने देखा कि इस इंसान के जहाँ पर ये इंसान खड़ा हुआ है तो ये क्या हुआ है, एक जीरो वेलोसिटी पर मूव कर रहा है, तो ये बस उसको दिखेगा बस आपका 40 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन वही चीज़ सेम बस की स्पीड थी, बस की स्पीड में कोई अंतर नहीं आया। कार जो रखी गई वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, वो आपकी क्या हुई, दिख रहा था कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। मतलब अलग अलग, एक ऑब्जर्वर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे ऑब्जर्वर से 10 किलोमीटर प्रति घंटे ये दिख रहा है। तो आप ये बता सकते हो कि यही है आपका रेफरेंस, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूवमेंट होना। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग लगाएंगे। नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या होता है भैया? न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे, एक फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए हुए थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू everybody continues to be in its state of rest or of uniform motion. Uniform motion in a straight line unless acted upon by an external unbalanced force। ये क्या कह रहा है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है बेटा कि कोई भी बॉडी, आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, कोई भी बॉडी तब तक अपने स्टेट में रहेगी। ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन,
तब तक अपने स्टेट में रहेगी, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, अनटिल अनलेस, जब तक कि एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर। अनबैलेंस इसलिए क्या गया, बैलेंस फोर्स अप्लाई करने पे कुछ नहीं होगा। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जिस पे अप्लाई कर दोगे तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे, नहीं हो, ठीक है। तो कोई भी बॉडी तब तक अपने ओरिजिनल स्टेट में रहेगी, चाहे वो रेस्ट की स्पीड रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तब तक वो अपने स्टेट में रहेगी जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दिया जाए, जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दिया जाए। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या है भैया, लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम the rate of change of linear momentum is proportional to the impressed force and impressed या फिर applied force बोलेंगे, impressed force and takes place in the direction of the applied force। मतलब करा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ना, वो क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके कहने का मतलब समझ रहे हो, इसके कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, ठीक है, फोर्स के। अब यही चीज एक दूसरी डिफिनीशन भी इसमें बताई जा सकती है। क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी चीज क्या है बेटा, हम जानते हैं कि P बराबर mv होता है। सिंस P इज इक्वल टू mv, हम यहाँ पर लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बजाय हम ऑलमोस्ट इक्वल टू लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ mv। तो ये क्या हो जाएगा, m बाहर हो जाएगा और dv अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो होता है एक्सीलरेशन, तो f इज इक्वल टू m में भी आ जाता है। ये दूसरा है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है इनटू उसका एक्सीलरेशन, वो उस पे अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक दूसरी डिफिनेशन भी लिख सकते हो सेकेंड लॉ पर। क्या लिखोगे, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ mass of body and its acceleration is equal to the applied force upon body, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है, मास ऑफ बॉडी, ध्यान दीजिएगा, एंड इट्स एक्सीलरेशन, जो कि ए मास इनटू एक्सीलरेशन जो होता है वो उस पर अप्लाई किए गए फोर्स के इज इक्वल टू होता है, ठीक है। मतलब F इज इक्वल टू ma, ये होता है आपका सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ आप दो तरीके से बता सकते हो, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स, या दूसरी चीज आप बता सकते हो कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है मास एंड एक्सीलरेशन का, वो उस पर अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। दोनों चीज, चाहे आप इसे बताओ चाहे आप इसे बताओ, दोनों बात एक ही है।
जैसे कि एक से ही निकला हुआ है, ठीक है। अगर हम यही चीज थर्ड लॉ की बात करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो आप सुने होंगे कि अगर किसी बॉडी पे हम जितना फोर्स अप्लाई करते हैं सेम फोर्स वो भी अप्लाई करता है। इट मीन्स दैट सपोज दैट आप अपना हाथ दीवार पे पटको, आपके हाथ में भी चोट लगेगी, जितने फोर्स से आप मारोगे दीवार को उतनी चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि आप जितनी तेज उस पर रिएक्ट करोगे वो उल्टा उतना ही रिएक्ट करेगा आपके हाथ पे, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे, थर्ड लॉ में लिखेंगे, थर्ड लॉ में लिखेंगे टू एवरी एक्शन to every action there is equal and opposite reaction. There is equal and opposite reaction. नहीं तो कभी चेक करने के लिए किसी को एक थप्पड़ मार के देखना, वो खींच के दोबारा ना लौटा दे तो बताना। हाँ, ये है कि ये इंसान के केस में थोड़ा उल्टा होता है। जैसे आप किसी बॉडी को जितनी तेज लड़ाओगे वो बॉडी उतनी ही रिप्लाई करेगा, लेकिन इंसान है, इंसान चेंज होता है ना। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो वो जोर से खींच के 2 थप्पड़ खींचेगा, है ना, तो वो एक एक्स्ट्रा जड़ देगा। तो वही है कि इंसान की बात अलग है। अगर ये थर्ड लॉ जो है थोड़ा कम काम कर पाता है इंसान के लिए। तो थर्ड लॉ जो होता है वो होता है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई बॉडी है, सपोज दैट ये रे बॉडी, हम इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 5 न्यूटन का, तो ये बॉडी भी क्या करेगी बेटा, बॉडी भी क्या करेगी, 5 न्यूटन के ही फोर्स से अप्लाई होगी, ठीक है। मतलब ये दूसरी बॉडी भी क्या करेगी, 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी अपोजिट। तो इसके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। अगर मान लो फर्स्ट बॉडी सेकंड पर लगा रही हो, सपोज दैट यू हैव अ 2 बॉडी, अगर ये इस पर फोर्स लगा रही है, ये इस पर अगर फोर्स लगा रही है F, ये बॉडी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, F1 2। अगर ये इस पर फोर्स लगा रहा है क्या, F21, तो हम ये बोलेंगे कि ये आपस में बराबर होंगे। मतलब जो F12 होगा वो बराबर होगा F21 के। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो ये निगेटिव के बराबर होगा, बिकॉज वेक्टर आपका दिखाएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन ये बताता है कि आपका F12 इज इक्वल टू F21 है, बट डायरेक्शन ये बताता है कि ये सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बातें क्लियर हुई, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का लिमिटेशन क्या है, ठीक है। हालांकि इन्होंने 3 लिमिटेशन बताया था। 3 लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन, लिमिटेशन की बात करें, 3 रूल बताया था। फर्स्ट रूल क्या था कि अगर आप किसी पर फोर्स नहीं अप्लाई करो तो वो बॉडी तब तक अपने स्टेट में चलती रहेगी या फिर रुकी रहेगी जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर देते। दूसरा ये बताया था कि आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। तीसरा ये नियम था कि आप जितना फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो तो वो बॉडी रिएक्ट करेगी, सेम अपोजिट फोर्स लगाएगी, ठीक है। हिंट डालोगे, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट लिमिटेशन तो ये देख लेंगे क्या है
कि जो रिलेशन F इक्वल टू एम ए है, रिलेशन F इज इक्वल टू एम ए, ये जो रिलेशन है जो कि सेकेंड ला है आपका, वुड नॉट होल्ड गुड in case of m doesn't remain constant. मतलब क्या कह रहा है कि जो रिलेशन F इक्वल टू एम ए है वो क्या करेगा, वुड नॉट होल्ड गुड, वो अच्छे से काम तब नहीं करता है जब m हमारा कांस्टेंट ना हो। मतलब अगर किसी भी बॉडी का मास कांस्टेंट है तब तो ये सेकेंड लॉ अप्लाई करता है कि मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। लेकिन उसी जगह अगर उस बॉडी का मास कांस्टेंट ना हो, चेंज हो रहा हो, तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कोई ऐसी बॉडी ले रहे हो जो कि उसके मास में कमी आ रही, सपोज दैट, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू अप्लाइड फोर्स नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर ये बहुत समस्या हो जाती है, ये बता नहीं पाता एग्जैक्टली वैल्यू। तो यहाँ पर लिमिट हो जाता है कि अगर कोई फिक्स मास की बॉडी नहीं रखी गई है तो उसके लिए ये जो सेकेंड लॉ है F इक्वल टू एम, ये लागू नहीं होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको अगर समझाएं कि कौन सी ऐसी बॉडी है जिसका मास फिक्स नहीं रहता है। जैसे आप तो कहोगे कि हाँ सर कोई बॉडी है, जैसे मान लो एक बॉटल हम लेते हैं 1 लीटर का, तो उसका फिक्स तो मास तो है सर, 1 लीटर का मास है, वेट है उसका, तो फिक्स तो है। बट ऐसी कोई बॉडी बताइए ना कि जिसका मास फिक्स ना हो, जिसमें हम ये अप्लाई ना कर पाए। चलो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट, फॉलिंग रेन ड्रॉप, जो वर्षा की बूंदें गिरती है ना, इसका मास रेगुलर बढ़ता जाता है, अगर आप समझे होंगे तो। ठीक है, जैसे जैसे ये फॉल आएगा, नीचे आती है, वैसे वैसे इसका मास बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब ये क्या करती हैं, जैसे वेदर में आई, सपोज दैट बादल टूटे बूंदे के रूप में, जैसे जैसे नीचे बूंदे आती जाती हैं ये वेपराइज होती जाती है ना, वेपराइज नहीं बोल सकते, ड्यू टू मोर वाटर वेपर कंडेंसिंग अराउंड इट, इसके अराउंड वाटर वेपर कंडेंस होता है, जिसके कारण धीरे धीरे बूंदें जो होती हैं वो बड़ी होने लगती हैं। ठीक है, गिदर करती है, मास को गिदर करती है और बूंदें बड़ी होने लगती है, उसका मास ज्यादा होने लगता है। उस केस में F इक्वल टू एम ए काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, ए रॉकेट जो होता है, जैसे रॉकेट, माना तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1000 क्विंटल का है, एक मानक लेते हैं 1000 क्विंटल का है, जिसमें 1000 किलो माना लेते हैं, 1000 किलो उसमें फ्यूल भरा हुआ है। मैं एक ऐसा मत सोचिएगा सर इतना ही होता है क्या, नहीं, मान लेते हैं कि 1000 क्विंटल का आपका रॉकेट है, 1000 जिसी में इन्वॉल्व है, 1000 लीटर उसमें फ्यूल भरा हुआ है। लेकिन जब रॉकेट चलेगा धीरे धीरे फ्यूल बर्न होगा, रॉकेट जो है आपका, रॉकेट जो है वो धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, मास उसका कम होता जाएगा। उस केस में भी आप F इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर बाइक भी तो चलती है, बाइक में भी फ्यूल रहता है 10 लीटर 15 लीटर, तो बाइक भी चलती है तो उसका भी तो फ्यूल कम हो रहा है, उसका भी तो मास कम हो रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली, उसका मास कम हो रहा है, लेकिन बाइक की स्पीड बहुत कम होती है,
उसके मास रिड्यूस हो रहा है ना, उसकी अपेक्षा उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, बहुत निग्लिजिबल होती है। सपोज दैट, मतलब ये मान के चलो मास आपका बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे आप कुछ मान लो 50 किलोमीटर जाते हो, तब जाकर 1 लीटर की कमी आई उसमें। इसमें आप एक्सीलरेशन आराम से निकाल सकते हो, उसका मास इनटू एक्सीलरेशन करके आप उसमें अप्लाइड फोर्स आराम से बता सकते हो। लेकिन रॉकेट की स्पीड काफी ज्यादा होती है, फ्यूल का बर्न भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए हल्का भी जल्दी हो रहा है और स्पीड में भी चल रहा है, इसलिए वहां पर बताना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट बात करें पार्टिकल विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। ऐसा पार्टिकल जो कि रिलेटिव में मूव कर रहा है, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक दूसरे के रिलेटिव में, मतलब यम जो है आपका एम नॉट अपान में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एम नॉट जो है वो आपका क्या है, रेस्ट मास। ठीक है, एम नॉट आपका है रेस्ट मास। तो इन सभी केस के लिए, चाहे आपका फॉलिंग रेन ड्रॉप हो, चाहे आपका रॉकेट हो, चाहे आपका पार्टिकल विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी हो, इन सभी केस के लिए ये अप्लाई नहीं हो पाता है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या है, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है इंप्लाइज दैट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन implies that the force exerted by मतलब ये बताया जा रहा है, सिंपल समझो कि अगर कोई दो बॉडी है, वो एक दूसरे की तरफ, जैसे मान लो ये बॉडी टक्कर मारने के लिए इसके पास आ रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है, विद वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करे, विद वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करे, उस केस में, मतलब लाइट की स्पीड से मूव करने वाला कोई पार्टिकल है, उस केस में अगर वो किसी पार्टिकल पर उतना प्रेशर अप्लाई करता है तो रिटर्न उतना ही प्रेशर, उतना ही फोर्स अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, कारण कि इतनी स्पीड में एक ही साथ उसी समय पर एग्जैक्ट नंबर निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस केस में भी न्यूटन्स थर्ड लॉ फेल्ड। ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी है जो कि नॉर्मल स्पीड से मूव कर रहा है, वो अगर किसी पर फोर्स एग्जर्ट करता है तो सेम फोर्स दूसरा भी एग्जर्ट करेगा, बट ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइट की स्पीड से कम मूव कर रहा हो। अगर ये लाइट की स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर दे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलो बेटा, तो आगे हम पढ़ लेते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम के बारे में अगर बात करें, इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करें कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। चलो, तो इनर्शियल फ्रेम वो होता है कि जिससे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करे, है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करे, वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो बात करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम।
बेटा इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम के बारे में बात करें तो न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ होता है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसे बेटा हम क्या कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। और आप सभी को पता है a frame which follow न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया is called inertial frame of reference। inertial frame of reference कहलाता है। इसका बेटा एक्सीलरेशन जीरो होता है, एक्सीलरेशन जीरो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल में एक्सीलरेशन होता है, मतलब जब भी आप इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे इसमें एक्सीलरेशन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर बात कर ले, फॉर एग्जांपल के लिए कोई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे आप बोल सकते हो एट रेस्ट, कोई भी चीज़ रेस्ट पर हो तो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो भी इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। जैसे मान लो कोई बाइक लेकर जा रहा है और अगर लगातार 40 की स्पीड से चला रहा है तो इनर्शियल फ्रेम में आएगा, और कोई लगातार 80 की स्पीड में चला रहा है तो नहीं सर, वो तो किसी में ठोक देगा, है ना। नहीं, अगर लगातार स्पीड से चला रहा है उसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो कुछ नहीं मिलेगी, इट मीन्स दैट वो आपका कहलाएगा क्या? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है फिर भी वो क्या होगा? आपका इनर्शियल फ्रेम। यहीं पर अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर लें, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात कर लें, a frame which doesn't follow Newton's law of inertia या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोल दें या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया बोल दें, इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। यहाँ पर एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होता है, एक्सीलरेशन डजंट इक्वल टू जीरो होता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सीलरेशन इसका जीरो नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन डजंट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर बात कर लें, मूविंग अर्थ, अर्थ अगर मूव कर रही है, अर्थ अगर मूव कर रही है तो उसके पास एक्सीलरेशन होता है, आप सभी जानते हो, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन मूव कर रही है। अगर सर्कुलर, भले वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है लेकिन वो सर्कुलर मोशन से मूव हो रही है, जिसके कारण उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स उत्पन्न होता है और वहां पर एक्सीलरेशन आ जाता है, इसलिए वो क्या है? आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम समझेंगे जो कि आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉलो ना करता, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया को ना फॉलो करता, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसके बाद आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे वर्क डन बाय ए फोर्स, ठीक है। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करना, ठीक है। चलो बाय बाय।